Hello बच्चों, this is your 7th NCERT Polity video class and today we are starting 4th chapter growing up as boys and girls। तो बीइंग अ बॉय और बीइंग अ गर्ल हमें किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है हमारी सोसाइटी में, ये आप सभी ने फेस किया होगा, है ना। कि जैसे कभी बीइंग अ बॉय आपको कहा जाता है कि आपको स्ट्रांग होना है ना, आपको रोना नहीं है। कभी कभी आप रोते हो तो आपको कहा जाता है क्या लड़कियों की तरह से रो रहे हो। या गर्ल्स हैं, गर्ल्स को कहा जाता है जैसे कि आपको सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, आपको इतना जो है इतना नहीं, आपको इतना ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। इस तरह की जो है काइंड ऑफ बिहेवियर जो है हमारे लिए सेटल किया जाता है। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो हमें टाइम टाइम पर बताई जाती हैं कि बीइंग अ बॉय व्हाट शुड यू डू एंड बीइंग अ गर्ल व्हाट शुड बी डन बाय यू। तो बीइंग अ बॉय और गर्ल, यहाँ पर अगर हम देखें तो बीइंग अ बॉय और अ गर्ल इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, है ना। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज। यानी कि हमें बार बार ये बताया जाता है कि बीइंग अ बॉय आपको कैसा करना है, बीइंग अ गर्ल आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, यानी कि लड़के क्या कर सकते हैं और लड़कियां क्या नहीं कर सकती हैं, है ना। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। और हमें ये लगता है कि हम कहीं भी चले जाएं हर जगह चीज़ें ऐसे की ऐसी ही होती हैं, यानी कि हर जगह जो लड़के और लड़की का जो डिफरेंस है वो हमें हर जगह देखने को मिलेगा। देखिए अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर के बेसिस पर हम देखेंगे, लेकिन अगर हम आज के समय की बात करें तो बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। अब वो रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस लड़कियों के लिए नहीं है, ना ही लड़कों के लिए है। जैसे हम कुकिंग की बात करते हैं तो कुकिंग के लिए पहले कहा जाता था कि ये तो किसका काम है, लड़कियों का काम है खाना बनाना तो। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े जो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जो है मेनली शेफ़ होते हैं, जो जेंट्स जो कुक होते हैं वही वहाँ पर, मेल कुक जो होते हैं वही वहाँ पर होते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें जो फैशन डिज़ाइनिंग की अगर हम बात करें, स्टिचिंग की हम बात करें तो बड़े बड़े डिज़ाइनर्स हैं। सिलाई के लिए कहा जाता है सिलाई कढ़ाई तो लड़कियों का काम है, लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही हैं। आर्मी की हम बात करते हैं कि स्ट्रांग होना, तो ये तो लड़कों के लिए काम है, लेकिन आर्मी में हमारी लड़कियाँ भी आजकल जाती हैं, ठीक है। तो हालांकि आज जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं, एजुकेशन बढ़ रही है, तो लोगों को ये चीज़ें समझ में आ भी रही हैं। लेकिन क्योंकि हम इस चैप्टर पर कंसर्न है तो इस चैप्टर के बेस पर ही हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो इट इज़ नॉट अबाउट व्हाट आई थिंक एंड व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाट योर फैमिली थिंक, तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पर कंसिडर नहीं करेंगे। ओके, बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज एंड गर्ल्स इन द सेम वे? क्या सारी सोसाइटी इसी तरीके से देखती हैं? तो इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीज़ों को देखने वाले हैं। वी ऑल्सो लुक एट हाउ द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज एंड गर्ल्स प्रिपेयर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल्स एज मैन एंड वुमेन। यानी कि बचपन से ही उनको सिखा दिया जाता है कि बीइंग अ बॉय, बीइंग अ गर्ल, आपको इन फ्यूचर आपको जो रोल प्ले करना है एज अ मैन और एज अ वुमेन, तो आपको अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। We will learn that most societies value man and women differently, यानी कि मैन और वुमेन की वैल्यू जो कदर हम देखें तो अलग अलग है। यानी कि जो मेल और फीमेल की अगर हम देखें जो कदर की हम बात कर रहे हैं, उनके द्वारा किए गए सेम काम होंगे लेकिन फिर भी उनके जो डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। The roles women play and the work they do are usually valued less than the role men play and the work they do. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से एक मैन और वुमेन को बचपन से ही एक बॉय और गर्ल को प्रिपेयर कर दिया जाता है, किस तरीके से जो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी है उसको चेक किया जाता है, उनमें डिफ्रेंसिएशन किया जाता है, या जो उनके कोड ऑफ कंडक्ट हैं वो ऑलरेडी डिसाइड कर दिए जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो किसका लेंगे हम? सामोआ डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर 1920s की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सामोआ जो है वो एक आइलैंड है सॉरी, पैसिफिक ओशन के सदर्न पार्ट में एक आइलैंड है ये। इन द 1920s अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन सामोआ सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। 1920 की हम बात करें कि वहाँ ये बच्चे जो हैं स्कूल नहीं जाते। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट। यानी कि वो बच्चे स्कूल ना जाकर जो घर के काम काज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं वो सीखते हैं
किन से सीखते हैं? अपने से बड़े बच्चों से, या अपने जो उनसे बड़े हैं, उनके माता पिता हैं, या उनकी जो सोसाइटी में जो भी लोग रहते हैं उनसे वो सीखते हैं। वहाँ पर जो फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो यंग पीपल जो है देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपेडिशंस। तो जो यंग पीपल हैं, जो जवान लोग हैं वहाँ के, वो क्या कर जाते हैं, इस काम पर अपने निकल जाते हैं। बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। लेकिन ये जो काम है, ये यहाँ पर ऐसा नहीं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग इनको रखा जाता है कि बॉयज़ ही फिशिंग एक्सपेडिशंस के लिए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें जो है इनको बचपन से ही सिखाई जाती हैं, और किस तरह से इनको ब्रिंग किया जाता है ये सब चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है। As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them। जैसे ही बच्चा जो है, एक छोटा बेबी जो चलना शुरू कर देता है, यानी कि वो थोड़ा समझदार हो जाता है, तो उनके पेरेंट्स जो है उनकी केयर करना छोड़ देते हैं। जो उनके बड़े बच्चे हैं उस ग्रुप के, यानी कि एक ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, तो उस ग्रुप के जितने भी बड़े बच्चे हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी केयर करते हैं। बड़े बच्चे कौन से? लगभग 5 साल से बड़े। अब आप सोच सकते हैं 5 साल से बड़ा बच्चा जो है वो अपने छोटे भाई बहनों को संभाल रहा है। टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि पेरेंट्स की जगह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े बच्चे ले लेते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स। ठीक है, सिबलिंग्स मतलब जो उनके सिस्टर ब्रदर हैं, तो उनकी केयर जो बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो दोनों करते हैं। बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, ही जॉइंड द ओल्डर बॉयज इन लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग एंड प्लांटिंग कोकोनट्स। अब जो यानी कि शुरुआत में हमने देखा बॉयज एंड गर्ल्स इकट्ठे हैं, लेकिन जैसे ही बॉयज 9 years अबव हो जाते हैं, 9 साल के लगभग, ये बड़े बच्चों का, बड़े लड़कों का जो ग्रुप है उसको उसमें भेज दिया जाता है, ताकि वहाँ के जो बाहर के काम काज हैं, जैसे फिशिंग है या नारियल के पौधे लगाना है, ये सब काम जो उनको सिखाए जाते हैं। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन और डू एरेंड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वर टीनेजर्स। और जो लड़कियां हैं वो टीनेज तक अपने छोटे भाई बहनों को संभालती हैं और घर के कामकाज हैं वो सब देखती हैं। बट वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। लेकिन जैसे ही टीनेज से अबव हो जाती है, टीनेज आप जानते हैं 13 to 14, ठीक है, तो इस एज से ऊपर जाते ही टीनेज में ही क्या मिल जाता है, इनको फ्रीडम मिल जाता है। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, यानी कि 14 साल के लगभग हो जाने के बाद इन लड़कियों को भी बाहर फिशिंग के लिए भेज दिया जाता है। वर्क इन द प्लांटेशन, ये भी प्लांटेशन का काम करती हैं। लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, बास्केट्स बनाना। Cooking was done in special cooking houses where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparations। अब यहाँ पर आपने देखा कि इनके स्पेशल कुकिंग हाउस होते हैं जहाँ पर मेन जो काम है वो कौन करते हैं, बॉयज़ करते हैं, और गर्ल्स उनकी हेल्प करती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से बॉयज़ एंड गर्ल्स की अपब्रिंगिंग की जाती है, उनको पाला जाता है, अलग अलग एज पर उनको अलग अलग चीज़ें जो है वो सिखाई जाती हैं। ठीक है, ये कहाँ की है, सामो आइलैंड की हम बात कर रहे हैं 1920s की। अब यही हम देखें तो कितना अच्छा हमें लगता है ना, देखो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं, इक्वल फ्रीडम दिया जा रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम देखें, देखिए मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 1960s की, देखो वो 1920s था, लेकिन यहाँ पर 1960s में भी क्या सिचुएशन है वो आप देखो। तो यहाँ पर एक छोटे से टाउन, छोटे से शहर का, मध्य प्रदेश का 1960 का एक सीन दिखाया गया है। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। आपने देखा होगा मोस्टली यहाँ पर जो स्कूल्स होते हैं गर्ल्स एंड बॉयज़ को एजुकेशन नहीं होते हैं ना, गर्ल्स के स्कूल अलग, बॉयज़ के स्कूल अलग होते हैं। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। अब जो गर्ल्स स्कूल है उसकी डिज़ाइनिंग भी जो है वो क्या होती है, बिल्कुल अलग तरीके से होती है। कैसे होती है, देखो दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूजन। अब यहाँ पर जो लड़कियों का स्कूल होता है वो प्रॉपरली कवर्ड होता है, यानी कि पूरी तरीके से बाउंड्री बनी होती है, बीच में एक छोटा सा आंगन टाइप से आप कह सकते हैं, मैदान कह सकते हैं, जहाँ पर ये लड़कियाँ खेलती हैं, लेकिन वो आसपास है, उनके क्लासरूम के आसपास ही होता है। और बाहर के जो भी वर्ल्ड है, यानी कि बाहर स्कूल से बाहर की जो भी दुनिया है उससे अलग, वहाँ पर उनका कोई भी ध्यान नहीं। जैसे ये स्कूल है तो यहाँ पर बड़ी बड़ी सी क्या होंगी, दीवारें होंगी, और यहाँ पर जैसे क्लासरूम्स बने हुए इनके, तो यहीं पर ही जो इनका ग्राउंड है, ये गर्ल्स यहीं पर खेल रही है, बाहर जाने की इनको परमिशन अभी नहीं है। तो सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड एंड आर प्लेग्राउंड वाज जस्ट अ बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। और वहीं बॉयज़ का स्कूल हम देखें तो ऐसा कुछ नहीं है, ना तो वहाँ पर ऐसा कोई कोर्टयार्ड है
और ग्राउंड भी यहाँ नहीं है, वो तो स्कूल के पास कहीं बाहर, यानी कि लड़के जो है स्कूल से बाहर जाकर उस ग्राउंड में खेल सकते हैं। एवरी इवनिंग वन स्कूल वॉज ओवर द बॉयज वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स। और जैसे ही स्कूल ओवर होता है, आप लोग जब स्कूल से निकलते हो आप क्या करते हो, है ना, अपने दोस्तों के साथ ऐसे कंधे में कंधा डाले, हाथों में हाथ डाले, आप घूमते हुए, जिनके घर आसपास हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पर है, उस तरीके से जाते हो। कुछ को देखा है आपने जो है साइकिलों पे खड़े होकर के यारों दोस्तों के साथ गप्पे मारते हुए, है ना। तो बॉयज़ के लिए तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन वही लड़कियां जो हैं वो देखो, एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन स्ट्रीट्स दे लुक्ड सो पर्पसफुल। This was unlike the boys who used the streets as a place to stand around idling, to play, to try out tricks with their bicycles. For the girls, the street was simply a place to get straight home. यानी कि लड़कियां सीधा उस रास्ते से, उनके लिए सिर्फ एक रास्ता है, उनको घर जाना है, सीधे घर से स्कूल आना है, यही काम है, इधर उधर कहीं देखने की उनको परमिशन नहीं है। इवन जो गर्ल्स हैं वो अकेली भी नहीं जाती हैं, वो क्या कर रही हैं, ग्रुप्स में जा रही हैं। परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड, क्योंकि हो सकता है उनको डर हो कि कोई उन्हें परेशान करेगा, कोई उन्हें तंग करेगा, तो एक डर का माहौल है। तो वो डर का माहौल क्यों है, क्योंकि सोसाइटी में इस तरह का जो है गैप, जेंडर गैप जिसे हम कहते हैं, वो बनाया गया है शुरुआत से ही, कि बॉयज़ जो है वो इस तरह की हरकतें कर सकते हैं, वो गली में खड़े होकर जोर जोर से बोल सकते हैं, ग्रुप बना करके हल्ला कर सकते हैं, अपने साइकिल्स पर स्टंट्स दिखा सकते हैं, खेल सकते हैं, लेकिन गर्ल्स को सीधा जाना है, सीधा आना है, इधर उधर कहीं नहीं देखना है ना। तो इस तरीके का माहौल हमारे सामने एक दिखाया गया है कि जो 1960s में वहाँ का एक सीन हमें दिखाया गया है। तो अब ये दो एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। वी रियलाइज दैट देयर वर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। ये सिर्फ दो एग्जाम्पल हैं, हम अपने घरों में देखें, अपने रिलेटिव्स में हम देखें, अपने आसपास में, अपनी सोसाइटी में हम देखें, तो हर घर की जो अपब्रिंगिंग है वो अलग होती है। ज़रूरी नहीं है ऐसा ही सब जगह हो। तो जैसा भी आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, इट इज़ नॉट अबाउट माई पार्ट और योर पार्ट, आपकी या मेरी बात नहीं है, ओवरऑल हम बात लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। हो सकता है हमारे घरों में बहुत खुला माहौल हमें मिल रहा हो, आप लोगों के घर में आपको बहुत खुला माहौल मिल रहा हो, लेकिन हम एक एवरेज ओवरऑल बात कर रहे हैं, ठीक है। So this is because we are most familiar with our own experiences. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. अब हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों की ही बात करें, आपने सुना होगा ना आपकी दादी नानी से, वो यही कहती हैं भाई हमारे ज़माने में तो ऐसा नहीं होता था, हमारे ज़माने में तो स्कूल नहीं होते थे। आपकी दादी नानी को आपने देखा है कि वो तो 5वीं पढ़ी हुई हैं, कोई दूसरी तीसरी ही पढ़े हुए हैं, तो उस समय ये भी बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। तो ये सब चीज़ें, लेकिन वहीं पर आपके घर में कुछ ऐसे होंगे जो ग्रेजुएट्स भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी होंगे, किसी अच्छी पोस्ट पर जॉब भी करते होंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वेरी करती हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम चैप्टर में। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स, यानी कि ये जो सोसाइटीज़ हैं इन बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में एक अंतर पैदा करते हैं। दिस बिगिन्स फ्रॉम अ वेरी यंग एज। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले। यहाँ पर टॉयज़ का एग्जाम्पल दिया है, जैसे बॉयज़ को जो है वो मेनली खिलौने के तौर पर कार दी जाती है, वहीं गर्ल्स को क्या दिया जाता है, डॉल दी जाएगी, किचन सेट दिया जाएगा, है ना। क्यों माइंड सेट कर दिया जाता है कि लड़कियां इसी तरह के खेल खेलेंगी और जो लड़के हैं वो इसी तरह के खेल खेलेंगे, यानी कि बचपन से ही जो है वो तैयार कर दिया जाता है। बार बार मैं चीज़ कह रही हूँ कि आपको ये माइंडसेट नहीं कर लेना कि ऐसा ही होता है, ये एक नॉर्मल, एक ओवरऑल, एक एवरेज जो है बताया गया कि इस तरीके से किया जाता है। The toys become a way of telling children that they will have different future when they become man and woman. तो देखो यहाँ से टॉयज़ देने से मतलब क्या है, इनको शुरुआत से ही समझा दिया जाता है कि आपका फ्यूचर क्या होने वाला है। भाई कार है, आपको बाहर जाना है, कार से आप जाओगे, बाहर के कामकाज संभालोगे। गर्ल्स हैं, किचन सेट दिया जा रहा है, डॉल दिया जा रहा है, भी आपको घर के कामकाज देखने हैं, वही सब चीज़ें आपको संभालनी है। If you think about it, this difference is created in the smallest and most everyday things. How girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly और boys need to be tough। ये सब चीज़ें आपको जैसे शुरुआत में मैंने बताई ना कि ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे बात करनी चाहिए, लड़कियों को सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए, बॉयज़ को टफ होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें टाइम टू टाइम बार बार हमें बताई जाती हैं, वो चीज़ें हमारे माइंड में सेट हो जाती हैं। All these are ways of telling children that they have specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affects the subject we can study or the careers we can choose। यानी कि ये सब चीज़ें हमारे माइंड में इतनी सेट हो जाती हैं कि इन फ्यूचर हमें क्या बनना है, क्या पढ़ना है, ये सब चीज़ें भी वो सेट हो जाती हैं, इसी थॉट के बेस पर हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो
चलिए, ये सब चीज़ें हम बार बार आपसे कह रही हूँ कि चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, आपको ऐसा कोई माइंडसेट लेके नहीं चलना है कि ऐसा ही होता है, क्योंकि अब हम बहुत अवेयर हो चुके हैं, एजुकेशन बढ़ चुकी है, तो इन सब चीज़ों के मायने जो हैं वो बहुत बदल चुके हैं। चलिए, इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आवर टाउन द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। ठीक है, जो कामकाज है जो मैन और वुमेन करते हैं उनको इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता। देखो, जैसे ये एक चीज़ फैक्ट है, आपने महसूस भी किया होगा। देखो, जैसे आपकी मदर है, ठीक है, सपोज वो होम मेकर है, होम मेकर मतलब हाउस वाइफ है, वो घर के कामकाज करती हैं, तो आपने देखा होगा वो सबसे पहले उठती हैं, सबसे लेट सोती हैं, एक तरीके से 24 आवर्स की ड्यूटी उनकी रहती है ना। यहीं पर आपके फादर किसी भी जॉब में है या शॉप है, बिजनेसमैन है, कुछ भी है, तो उनके फिक्स टाइम होंगे, भाई 10 बजे जाना है उनको, 6 बजे आ जाना है, या रात को 8 बजे आना है, 9 बजे आना है, मतलब फिक्स है उनका, है ना। और उनको संडेज भी हैं, उनके हॉलीडेज भी हैं, लेकिन आपकी मदर को क्या ये सब मिल रहा है? नहीं मिल रहा, है ना। तो काम तो ये भी कर रही हैं, फिजिकली भी वो अपने आप को इन्वेस्ट कर रही हैं और मेंटली भी कर रही हैं, है ना। लेकिन इसके बदले में उनको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा। लेकिन यहीं पर अगर जेंट्स की हम बात करें, आपकी फैमिली के, वो क्या कर रहे हैं? एक फिक्स टाइम पीरियड में अपना काम कर रहे हैं, जिसके लिए वो अर्न भी कर रहे हैं और उनको रिस्पेक्ट भी मिल रही है। मदर्स के लिए क्या कहा जाता है? अभी वो तो उनका काम ही है, उनको करना ही है ना। घर का काम भी कोई काम होता है क्या? लेकिन अगर ये देखें तो वो तो 24 आवर्स एंड 7 24/7 की ड्यूटी पर है ना, कोई छुट्टी नहीं, उनका कोई हॉलीडे नहीं है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया कि किस तरीके से जो काम है उसको इक्वली वैल्यू नहीं दिया जाता। ये तो हमने दो अलग अलग कामों की बात की। आगे जैसे हम देखेंगे तो वहाँ पर ये भी देखेंगे कि सेम काम के लिए, मान लीजिए कोई जॉब है, ठीक है, कोई सेम काम है, सपोज कोई मैनेजर का काम है, वहाँ पर एक मेल और फीमेल दोनों है, काम तो सेम है, लेकिन वहाँ पर भी इक्वली दोनों कामों को वैल्यू नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आगे जो है एक स्टोरी दी गई है। स्टोरी में आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। माई मदर डजंट वर्क, जैसा भी मैंने आपको यहीं पर समझाया कि ये 2 बच्चियाँ हैं और 2 बच्चियों में से एक की जो मदर है वो वर्किंग है और एक की हाउस मेकर है। तो यहाँ पर ही देखिए, जैसे बच्ची कह भी रही, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डज नॉट वर्क, है ना, कि मेरी मदर जो हाउस वाइफ है वो कोई काम नहीं करती। तो वही इस बच्ची से पूछे इसके घर का काम कौन करता है ना। सुबह सुबह जो मम्मी टिफ़िन तैयार करके देती हैं, होमवर्क में हेल्प करती हैं, कपड़े धुले हुए मिल जाते हैं, घर साफ सुथरा मिलता है, तो ये सब काम किसके होते हैं? मदर के ही होते ना। तो ये एक मेंटल सेटअप है कि जो हाउस होल्ड वर्क है हम उसको कोई वैल्यू नहीं देते। ठीक है, और वहीं जो वर्किंग वुमेन है उनकी कंडीशन और भी बुरी हो जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने कोई हेल्पर अपॉइंट किया हुआ है तब तो ठीक है, नहीं तो उनको जो अपनी जॉब है और जो हाउस वर्क है दोनों को ही उनको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, तो स्टोरी आप रीड कर लीजिएगा, यही सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। चलिए अब बता रहे हैं वैल्यूइंग हाउस वर्क, यानी कि जो घर का कामकाज है उसमें कितनी हम उसको कदर करते हैं। तो हरमीज फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जस्ट जसप्रीत डिड विद इन द हाउस वाज रियल वर्क। वही जो पीछे स्टोरी दी गई है उसे से रिलेट किया गया है। तो द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग टास्क लुकिंग आफ्टर द फैमिली स्पेशली चिल्ड्रन द एल्डरली एंड सिक मेंबर, यानी कि ये सब काम होते हैं और ये सब सारी जो सोसाइटी इन सब कामों को डी वैल्यूज करती है, यानी कि ये कहती है ये कोई काम है, ये तो काम ही नहीं है, ये तो हम लिखवा के लाए हैं, है ना, ये तो हमें करना ही करना है। भाई हमें सुबह सबसे पहले उठना है तो उठना ही उठना है, सुबह सबके लिए नाश्ता बनाना है तो बनाना ही है, घर का कामकाज हमें देखना है तो देखना ही है। तो ये कोई काम नहीं है, ये तो फिक्स है, ये तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, तो हाउस होल्ड वर्क है उसको भी वैल्यू नहीं दी जाती है। साथ ही यहाँ पर अब दिया गया लाइफ ऑफ डोमेस्टिक वर्कर। डोमेस्टिक वर्कर यानी कि जो हम घर में अपने हेल्पर्स रखते हैं। ठीक है, तो इन द स्टोरी अबाउ हरमीट्स मदर वाज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, अ लॉट ऑफ वर्क वाज डन बाय मंगला देयर डोमेस्टिक हेल्पर। ठीक है, मंगला यहाँ पर एक डोमेस्टिक हेल्पर का नाम लिया गया है। मेनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। आप सबके घरों में भी आपने देखा होगा कोई ना कोई डोमेस्टिक वर्कर्स जो हैं जो आपकी मदर की कामकाज में हेल्प करने के लिए आते हैं, तो वो आते होंगे। तो दे डू अ लॉट ऑफ वर्क, जैसे स्वीपिंग करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, वॉशिंग क्लोथ्स है, डिशेज वॉश करना, कुकिंग भी करते हैं, और कई छोटे घर बच्चों को भी देखने के लिए जो है वो उनको रखा जाता है। तो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन। आपने देखा है कहीं पर भी, मतलब मोस्टली, हालांकि ऐसे जो है मेल भी होते हैं, लेकिन मोस्टली अगर हम देखें तो वुमेन जो है वो डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर अपॉइंट की जाती हैं। समटाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। वेजेस आर लो।
अब हम उनको कितनी तनख्वाह देते हैं कामकाज के लिए, कितने घरों में वो काम करती हैं, फिजिकली वो भी कितना वर्क करती हैं, है ना। अब देखो मान लो एक मेड है या एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो 7 से 8 घरों में काम करती है, लेकिन उन 7 से 8 घरों में काम करने की जो टाइमिंग अगर हम देखें, हम वही काम अपने घर में करके हम थक जाते हैं, है ना। और वो काम जो है, वो जो लेडी है या होम में जो है डोमेस्टिक हेल्पर है, वो क्या कर रही है, 7 से 8 घरों में काम कर रही है, लेकिन उसके बदले में जो उसको अर्न हो रहा है, जो उसकी वेजेस हैं, वो बहुत कम है कंपैरेटिवली, तो डज नॉट हैव मच वैल्यू। A domestic worker's day can begin as early as 5 in the morning and as late as 12 at night। वही बात है कि शुरुआत सबसे पहले और अंत सबसे लास्ट में, और इतने हार्ड वर्क के बाद भी उनको क्या है, रिस्पेक्ट नहीं मिलता है ना। तो हम में से बहुत सारी फैमिलीज करती भी होंगी, लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारी फैमिलीज इन डोमेस्टिक हेल्पर्स को बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल वे में रखती हैं, अच्छे ट्रीट नहीं करते हैं, इल ट्रीट करते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी इनको फेस करनी पड़ती है। दिस इज़ व्हाट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। तो ये जो एक डोमेस्टिक हेल्पर है, ये अपनी एक स्टोरी बता रही है कि जो दिल्ली में काम करते हैं कि किस तरीके से उनको क्या क्या चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ रही हैं। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। हाँ जी, My first job was with a rich family that lived in 3-storied house. The Mem Sahib was very strange as she would shout to get any work done. My work was in the kitchen. There were 2 other girls who did the cleaning. यानी कि देखो मतलब बड़े बड़े लोगों के घरों में 4-4 5-5 तो वर्कर्स ही होते हैं। तो ये जो मलिनी बता रही है कि किचन के काम के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। Our day would begin at 5 o'clock. For breakfast we would get up a cup of tea and 2 dry rotis, यानी कि बासी जो है रात का खाना जब इनको मिलता था 2 रोटी चाय के साथ में। We could never get a third roti, मतलब उनको तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। In the evening when I cooked the food, the 2 other girls would beg me to give them an extra roti, यानी कि जो दूसरी छोटी लड़कियां थी वो इनसे वो कहती थी कि आप खाना बना रहे हो, हमें चुपके से थोड़ा खाना और दे दो। मतलब ये सुन करके कितना अजीब लगता है कि इस तरह की सिचुएशन वास्तव में है ये। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ। भाई काम करना है, जब हमारा पेट भरा होगा, हम फिजिकली स्ट्रांग होंगे तभी तो काम कर पाएंगे ना। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू अदर डे। तो देखिए ये जो सिचुएशन है ना, यही इन लोगों को कंपेल करती है कि वो इस तरीके से छुप करके या चुरा करके, या अगर हम कहें तो वो अपने लिए जो है अपना खाना पीना जो है वो करें। अगर जो लेडी है अगर वो उसको पहले से ही भरपेट खाना दे, उनकी प्रॉपर रिस्पेक्ट हो, तो इन लोगों को ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत ही ना पड़े। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। I used to feel scared of the Mem Sahib but also felt angry and humiliated. Did we not work all day? Did we not deserve to be treated with some respect? यानी कि ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, इनको पैसा आप दे रहे हो, लेकिन जो पूरा दिन वो काम कर रहे हैं क्या उसके बदले उन्हें रिस्पेक्ट नहीं मिलना चाहिए? हर किसी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, है ना। तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे, अगर आपके घर में कोई मेड आती हैं, कोई डोमेस्टिक हेल्पर आते हैं, तो आपको उनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है। क्लियर? In fact, what we commonly term as a housework actually involves many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work in both rural and urban areas. ठीक है, तो अलग अलग तरह के काम जो हैं वो हम इनसे करवाते हैं, जिसमें फिजिकल वर्क होता है बहुत ज़्यादा। इन रूरल एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स फॉर फायरवुड, यानी कि गांव में तो आपने देखा है जो पशुओं का काम होता है, या लकड़ियां उठा के लानी होती हैं, पानी लेकर आना होता है। हालांकि आज टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, लेकिन फिर भी जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये सब देखिए आपके दिखाए गए कि अलग अलग तरह के काम हैं। तो जो वुमेन का जो काम है, द वर्क, यहाँ पर हम कलर ले लेते हैं। सो द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनुअस एंड फिजिकली डिमांडिंग, यानी कि बहुत मुश्किल होती हैं और बहुत मेहनत की, फिजिकली स्ट्रांग होने की ज़रूरत होती है। वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, ठीक है। हालांकि हम कह देते हैं जो मैन हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लेकिन एक्चुअली अगर हम कंपेयर करें ना, तो जो वुमेन है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। Another aspect of housework and caregiving that we do not recognize is that it is very time consuming. In fact, if we add up the housework and the work women do outside the home, we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure. जैसा भी मैंने आपको बताया 24/7 की ड्यूटी होती है हमारी, है ना, नो हॉलीडेज। तो
अब यहाँ पर आपके सामने ये एक टेबुलर फॉर्म में कुछ डेटा दिए गए, फिगर दिए गए हैं, जहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से वुमेन पेड वर्क आवर्स पर वीक हरियाणा और तमिलनाडु, दो स्टेट्स के ये कंपैरिजन किया गया है। हरियाणा में 23 वर्क आवर्स हैं और वुमेन अनपेड हाउस वर्क आवर्स पर वीक जो अनपेड हैं वो 30 आवर्स हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसी तरीके से मैन पेड हम देखें 38 और मैन अनपेड कितना है 2। ठीक है, तो अगर हम टोटल डिफरेंस निकालेंगे तो हम ये देख पाएंगे जो वुमेन है वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखें वुमेन वर्क एंड इक्वालिटी, तो वो जैसा आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया कि जो वर्किंग है वहाँ पर भी हमें जो है वो जेंडर बायस देखने को मिलता है। Household and caregiving work is not an individual or family matter. It is part of a larger system of inequality between man and woman. हालांकि आज जब हम देखते हैं आपकी फैमिली में भी आपने देखा होगा, बहुत से बच्चों की फैमिली में होगा कि जो जेंट्स हैं, आपके फादर हैं या आपके ब्रदर हैं या जो भी हैं, वो आपकी मदर के घर की जो लेडीज़ हैं उनकी हेल्प करते होंगे। लेकिन पुराने टाइम की हम बात करें तो फिक्स था कि जो भी हाउस होल्ड वर्क है वो लेडीज़ ही करेंगी। ठीक है, चाहे उनकी तबीयत खराब है, चाहे बीमार है, कुछ भी है, वो उन्हीं को करना है। ठीक है, क्योंकि वो डिसाइडेड था। लेकिन आज जो है सिचुएशंस जो हैं वो चेंज हो गई हैं, क्योंकि हम समझदार हो गए, हम अवेयर हो गए हैं, हमें पता लग गया है जो वुमेन है वो भी बाहर जाकर काम कर रही है, तो बैलेंस बना करके हमें चलना होता है। इट देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विद थ्रू एक्शन नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। यानी कि अब ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट को भी अंडरटेक करनी चाहिए, यानी कि देखना चाहिए कि जो इनइक्वालिटी हो रही है वो गवर्नमेंट को लेवल पर भी जो है सॉर्ट आउट होनी चाहिए। ये कैसे होती है, देखो अभी आगे हम देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है उसने भी क्या कर दी है, आंगनवाड़ीज बना दी है। आंगनवाड़ीज क्यों बना दी है कि जो वुमेन वर्कर हैं, वुमेन वर्कर क्या होती हैं, अपनी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद जो है अपनी अपनी जॉब छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि उनका बच्चों को संभालना होता है। लेकिन अब गवर्नमेंट ने सुविधा दी है कि जो भी उनके वर्किंग प्लेस है वहाँ पर आंगनवाड़ीज बना दी है, जहाँ पर वो अपने छोटे बच्चों को छोड़ सकती हैं, उनकी केयर हो सकती है। तो छोटे बच्चों को, अपने इन्फेंट्स को, अपने बेबीज़ को संभालने के साथ साथ वो जॉब भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो स्टेप्स उठाती है। एज वी नाउ नो इक्वालिटी इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, हमने पढ़ा है ना, द इक्वालिटी इज द स्पिरिट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इक्वालिटी तो मैन और वुमेन के बीच में भी होनी चाहिए। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन फॉर डिस्क्रिमिनेशन। इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजन for this kind and taking positive steps to remedy the situation। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ आई है, इन रियलिटी इन इक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। अब यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं, सेक्स एंड जेंडर। ठीक है, बीइंग अ बॉय और अ गर्ल बायोलॉजिकली, ठीक है, वो डिफरेंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि हम लड़के हैं या लड़की हैं फिजिकली। ठीक है, तो बायोलॉजिकली ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, वो तो इनइक्वालिटी है, वो ईश्वर की बनाई हुई है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो जेंडर बायस जो क्रिएट किया है वो हमारी सोसाइटी ने किया है, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन दो वर्ड्स के अंदर भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर? सो इन रियलिटी इनइक्वालिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस काइंड for this and taking positive steps to remedy the situation। For example, तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल आगे स्क्रॉल कर ही लेते हैं। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको भी स्टेप्स उठाने चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बताया ही है, ये आंगनवाड़ी से देखो यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरीके से जो महिला कर्मचारी होती हैं वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को यहाँ पर छोड़ सकती हैं और उनकी केयर जो है यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये दिखाया गया है। तो चलिए, ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है, कीप मी पोस्टेड। तो जो भी डाउट हो आप उसके बारे में बताएं, और सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं। एक बार आप रीडिंग लगा लें, इसके कोई डाउट हो तो आप बताएं।